नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर के इस चैनल पर। जैसे कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आपको हिंदी थ्योरी आज करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जिस चैप्टर का नाम है, ये पहला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके जो लेखक है, ये निबंध है एक, इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए जानते हैं इसमें बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन, श्रम मतलब काम का बंटवारा, काम का बंटवारा। श्रम विभाजन। जाति प्रथा मतलब जाति, जैसे हो गया लोहार, शर्मा, नाई और चमार। जाति प्रथा यही हो गई। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जाति प्रथा के। तो इनके जो लेखक हैं, ये निबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हुआ था। कोई भी कहानी हिंदी में या चैप्टर पढ़ने से पहले उसके लेखक जो हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एग्ज़ाम में पूछ लिए भी जाते हैं। चौदह अप्रैल 1891 ईस्वी को। जन्म स्थान है मध्य प्रदेश, महू भी बोल सकते हैं। इसके महू में एक दलित परिवार में इन्होंने उच्चतर शिक्षा के लिए पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड
इन्होंने कुछ समय के लिए स्वदेश में वकालत भी की थी। इनके अन्य नाम है इनको अन्य नाम से भी बुलाया जाता है। बाबा साहेब और संविधान निर्माता और संविधान जनक भी कहते हैं। संविधान निर्माता या संविधान जनक इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने संविधान जब हमारे देश का संविधान जब तैयार हो रहा था तो इन्होंने संविधान के लिए अहम भूमिका निभाई। इन्होंने संविधान के लिए बहुत मेहनत भी की, इसलिए इन्हें संविधान जनक या संविधान निर्माता भी कहा जाता है। इनके जीवन के 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनसे इन्होंने बहुत ही प्रभावित हुए थे। जीवन के प्रमुख व्यक्ति, एक व्यक्ति है कबीर, संत कबीर। संत कबीर और दूसरा व्यक्ति जो है भगवान बुद्ध और तीसरा जो है ज्योतिबा फुले। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे इन्होंने बहुत प्रभावित हुए थे और इनके प्रमुख रचनाएं भी हैं। बुद्धा and his धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा और द कास्ट इन इंडिया और द मैकेनिक
Buddha and his Dhamma, the caste in India, their mechanic, और है annihilation of caste. Annihilation of caste. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनका इंग्लिश रचनाएं हैं और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में ललई सिंह यादव जी जो थे उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। चलिए अब बोर्ड भर चुका है। Annihilation of caste. Annihilation of caste इनके यह एक अंग्रेजी रचना है। अंग्रेजी रचना है। इनका हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने की थी। सन 1936 में बाबा साहेब के संपूर्ण वाद में 21 खंडों में प्रकाशित हुए। पॉइंट देखिए लिखिए। बाबा साहेब का संपूर्ण वार्ड में 21 खंडों में प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने अनेक प्रयास भी किए थे अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को समाज में राजनीतिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए। इनके अनेक प्रयास। पॉइंट देखिए हम लिखेंगे।
अनेक प्रयास अनेक प्रयास अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका में बेहद सक्रिय भूमिका बाबा साहेब जो थे अनेक प्रयास किए थे अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों को समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाने के लिए और मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए थे। बाबा साहेब जो थे इन्होंने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों को समाज और राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाए और मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किए थे। ये जो भी हम लिखे हैं बोर्ड पे वो बाबा साहेब के बारे में, जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है जो इन्होंने लिखे हैं, तो उनके बारे में जाने हैं। तो चलिए अब जानते हैं बाबा साहेब इस निबंध के जरिए क्या कहना चाहते थे। बाबा साहेब इस निबंध में विडंबना की बात करते हैं। विडंबना मतलब जो है दुख की बात। विडंबना का अर्थ यही होता है, दुख की बात करते हैं कि आज के इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक समाज और कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। मतलब कहीं न कहीं कहते हैं कि कार्य कुशलता मतलब समाज में जो कार्य है कुशल से पूरा मतलब बढ़िया से हो, उसके लिए श्रम विभाजन भी कहीं न कहीं ठीक ही है। इतना भी बुराई नहीं बताते हैं कि ये विभाजन इतना खराब है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन दूसरा रूप है, इसलिए इसकी कोई बुराई नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य रुचि के आधारित नहीं है।
मतलब जो मनुष्य है, हर मनुष्य को, हर आदमी को हर काम में रुचि रहता है, हर काम में रुचि रहता है। तो हर आदमी जाति के अनुसार हर काम को नहीं कर सकता है, इसलिए वो जब उसको रुचि ही नहीं रहेगा काम में तो वो क्या काम करेगा, वो टालू भाव से काम करेगा। और टालू भाव से काम करेगा तो टालू भाव से ही उनको पेमेंट दिया जाएगा। पेमेंट फिर उनको गरीबी आ जाएगा और वो भूखे ही रहेंगे। जाति प्रथा को यदि सर्व विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करते हैं। यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों को क्षमता की सीमा तक विकसित करें, जिससे वह अपना पेशा कार्य का चुनाव स्वयं करे। सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि जिससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता के विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जिसे माता पिता के सामाजिक स्वर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित हो जाता है। इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि अगर जाति प्रथा के अनुसार कोई काम होता है तो माँ का गर्भ में ही उस बच्चा का जो काम है उसको क्या करना है, उसके लिए क्या काम बना है, उसका गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं इसमें बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया वो तकनीकी के निरंतर विकास कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। हर समय, हर सीजन, हर मौसम, हर काम नहीं होता है। इससे जो जाति प्रथा के अनुसार अगर काम को बांट दिया जाएगा तो हर मौसम में तो हर काम होता नहीं है, तो इस तरह से मनुष्य भूखे ही रह जाएंगे। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देते हैं। इसमें लिखा हुआ है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देते हैं जो उसका पेशा न हो, भले ही उसका प्रांगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसमें लेखक महोदय कहते हैं कि जाति प्रथा जो है ये बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण भी बन गया है। अब तो कुछ हद तक कम भी है पहले की तुलना में। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्ति भावना, व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान महत्व नहीं है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि हम बहुत लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। मतलब जाति प्रथा के अनुसार, जाति के अनुसार जो काम करेगा उसको गरीबी और उत्पीड़न की समस्या का सामना करना पड़ेगा। मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू भाव करने और
कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी आदमी अपना जाति के अनुसार काम करता है, तो हर आदमी को तो हर काम में रुचि रहता नहीं है, तो वो टालू भाव से, जो आदमी को रुचि नहीं रहेगा वो टालू भाव से अपना काम करेगा, टालू भाव से ग्रस्त रह के कम काम करेगा, करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले को दिल नहीं, न दिल लगेगा न दिमाग लगेगा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य का स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। जब मैं समस्या का रचनात्मक पहलू लेता हूँ, मेरे द्वारा जाति प्रथा आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जातियों के विरुद्ध जो भी मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। इसमें लेखक महोदय कह रहे हैं कि अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं कि जाति के विरुद्ध तो मैं जो ये काम है, तो फिर मेरी उत्तर होगी कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। उनका कहना है कि आदर्श समाज बनाने के लिए स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा, इसका मतलब होगा इस लेखक महोदय कहते हैं, इसका मतलब है, तात्पर्य है कि जैसे दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यह वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। मतलब ये भीमराव अंबेडकर कहते हैं, जैसे दूध पानी मिश्रण हो जाते हैं, एकदम से घुल जाते हैं, पता नहीं चलता है, उसी तरह से हम लोगों को न कि जाति प्रथा के अनुसार बल्कि भाईचारा के अनुसार समाज में रहना चाहिए और जिसका जो काम में रुचि है वो काम करना चाहिए, तभी एक अच्छा लोकतंत्र का निर्माण होगा। इस कहानी में ज़्यादा कुछ नहीं है, मात्र 2 पेज का कहानी है, बस छोटा सा है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको 1 लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग मज़े लेके पढ़े होंगे और कहानी सुने होंगे।